नमस्कार, मैं हूं तेजेश चौहान। तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ राजनीतिक के बारे में, यानी कि राजनीति किस तरह की इस वक्त चल रही है, देश में क्या है, प्रदेश में क्या है। हमारे साथ जुड़े हैं जो राजनीतिक विश्लेषण हैं जो करने वाले हैं, भारत शर्मा जी, इंजीनियर भारत शर्मा, उनसे हम रूबरू होते हैं और तमाम चर्चा हम इनके साथ करने वाले हैं। जी, तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो इंडी गठबंधन जो बना है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इंडी गठबंधन किस लिए बना है, क्यों बना है, आपको इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। क्योंकि एक लाइन में इंडी गठबंधन बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब देश के अंदर 2014 के बाद में एक ऐसी सरकार आई कि पूरे देश के आयामों को बदल दिया, देश की दशा और दिशा पूरी बदल दी गई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो अब उन नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से, कोई जरिया नहीं मिल रहा है इन लोगों को कि चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से हरा दिया जाए, तो सारे विपक्षी दल इकट्ठा हो गए हैं, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मोर देन 50% की राजनीति करती आई है कि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं। हम तो ये कुछ अभी तो दल जुड़े हैं, मैंने एक और पीछे एक इंटरव्यू में भी बताया था, मैं तो उन सारे विपक्षी दलों को जो अभी इंडी गठबंधन में हैं, मैं उनको भी, और जो नहीं भी इंडी गठबंधन में, मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो सारे इकट्ठे हो जाएं। देश के अंदर केवल 2 पार्टी बन जाए, एक भारतीय जनता पार्टी और एक अदर्स। फिर आप तय कर लीजिए और फिर आप देखिए चुनाव करा के देश की जनता फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर ही मोहर लगाएगी। अच्छा, अभी आपने बताया कि जैसे कि मोदी जी को उतारने की बात कही जा रही है या किस तरह से, मतलब इनको डाउन करने के लिए इंडी गठबंधन तैयार हुआ, माना जा रहा है। यानी कि कुछ लोग बोल रहे हैं, एक विशेष धर्म के लोग बोलते हैं कि भाई जो इंडी गठबंधन बना है वो इसके लिए मजबूरी में बना है क्योंकि भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये आरोप तो बहुत पुराने लगते आए हैं कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिकता की पार्टी बात करती है। 1947 में किस लिए बंटवारा हुआ देश का? आज एक हमने पाकिस्तान भी दिया, चलिए मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लाए। अब इनको बांटने की राजनीति करनी है, किसी तरीके से मुसलमानों को अलग बांट दो। समुदाय विशेष का जो आप नाम ले रहे हैं, मैं तो खुल के नाम ले रहा हूँ, आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। उस समय की आप बात नहीं कर रहे हैं कि जब एक देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलता था कि देश के सभी संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तब तो ये चर्चा नहीं आई कि भई आप मुस्लिम प्रो क्यों हो रहे हैं, आप सनातन को क्यों दबाना चाहते हैं, आप राम के अस्तित्व को क्यों नकारते हैं। हमारी ये लड़ाई है, हम राम के नाम पे विश्वास करते हैं, वो राम के नाम पे राजनीति करते हैं। वो राम सेतु को तोड़ना चाहते हैं, हम राम सेतु को बचाना चाहते हैं। ये लड़ाई है भाई। अगर मोदी जी एक सड़क बना रहे हैं तो क्या मुसलमानों के लिए अलग लेना है उसमें कोई? मोदी जी अगर गैस सिलेंडर दे रहे हैं, जनता को राशन बांट रहे हैं, घर घर शौचालय बना रहे हैं और आवास की योजना जो दे रहे हैं, तो क्या उसमें हिंदू या मुसलमान की नाम से कोई अलग अलग फार्म भरा जाता है? नहीं भरा जाता है। तो ये तो आपको तय करना है, देश की जनता को तय करना है। इनके पास में कुछ बचा नहीं है। उन मुसलमानों को लॉलीपॉप दे दे के वोट बैंक का गुच्छा की तरह तोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप डराओ मुसलमानों को और वोट उनकी ले लो आप। तो मुसलमान भी अब समझ गए, मुख्य धारा में मुसलमान भी जुड़ते हुए जा रहे हैं अभी। अच्छा, अभी आपने कहा कि भी राम मंदिर बनाया, राम के पीछे बहुत ज़्यादा आस्था है भाजपा के लोगों की या सनातनियों की। तो यदि बात कही जाए राम की, तो राम मंदिर अयोध्या में बना, बहुत बड़ा काम हुआ, उसके बाद भी वहाँ हार मिली, इसका कारण बताइए। देखिए, ये जो नैरेटिव है, मैं इस नैरेटिव पे फिर से कहना चाहूँगा। वहाँ पहली बात तो अयोध्या में हार नहीं हुई। अयोध्या कोई लोकसभा की सीट नहीं है, वो फैज़ाबाद सीट है। वहाँ से अयोध्या जो विधानसभा सीट है, मैं उन सबको जानकारी के लिए बता दूँ, उन सब पॉलिटिकल पंडित को मैं सब बताना ये चाहता हूँ कि जो विभिन्न टीवी डिबेट्स में एक झूठा नैरेटिव, अश्वत्थामा हत है, कौन मरा गज है या नर है, वो नहीं बोलते, अश्वत्थामा हत है, हार गए। आप देखिए, अयोध्या की सीट का जो विधानसभा की सीट है, जहां अयोध्या जी में मंदिर आता है, आप वहां का आप देखेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। और अभी देखिए थोड़े समय में चुनाव होने वाला है और समाजवादी पार्टी ने क्या दिया है वहाँ, मुईद खान को दिया है वहाँ, बेटियों के बहनों के बलात्कार कर रहे हैं वो वहाँ पे। तो ये तो जो आप बता रहे हो कि वहाँ पे हार हुई, जीत हुई, ये एक पूरे विश्व में नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। राम के नाम को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनकी बिलबिलाहट है। क्या बिलबिलाहट है मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे बताइए, किसी शहर के रास्ते से निकल के जाइए, कितने दिनों से आपने ऐसा होर्डिंग नहीं देखा जहाँ मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव जी ने जालीदार टोपी नहीं लगा रखी हो? कहीं फ़ोटो देखा है आपने? ये देश बदला है। रोज़ा अफ्तियार की जो दावतें उड़ाई जाती थी ना, अंगूर रख रख के, हिंदुओं के त्योहारों पर जो उन पर कुठाराघात किया जाता, वो अब रुक गया है।
तो अब इस तरीके के नए नए नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कही जाए तो कानूनी व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? माफिया मिट्टी में मिल रहा है, कानून व्यवस्था को लेके आप भी जानते हैं। और योगी जी ने साफ कह रखा है, क्या कह रखा है कि अगर मेरी बेटी को यहाँ एक चौराहे पर कोई सौदा छेड़ता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये विपक्षी लोग क्यों बिलबिलाहट हो रही है भाई? बुलडोज़र के लिए सुप्रीम कोर्ट में भाग रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? कहीं ना कहीं इनके मंसूबे पे पानी फिर रहा है ना। आज देश के अंदर कानून व्यवस्था का उदाहरण पूरे विश्व में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की खासकर कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हुई है, आप पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए। आंकड़े अगर मैं गिनाने लगूंगा तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सूक्ष्म में बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल हुआ है, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर ये कहा जाता है कि हाय हे ईश्वर, ऐसा योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में भी दे दे। तो कानून व्यवस्था के बारे में तो कोई बात ना ही करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, पहली सरकार जब रही तो कोई दंगा नहीं हुआ यूपी में, किस तरह का कोई मामला नहीं आया सामने, या बहुत कम इक्का दुक्का है? कौन सी दोबारा सरकार जो आपकी बनी तो उसमें बहुत ज़्यादा अभी इतने कई जगह दंगे और इस तरह की बातें आ रही हैं सामने, उससे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? कंट्रोल हो रहा है ना। दंगा कहाँ दंगा हो रहा है? ये दंगा कराने की सुनियोजित साजिश जो होती है वो तुरंत रोक दी जाती है। अब आप 2017 से पहले थोड़ा सा जाइए, मुजफ्फरनगर के अंदर कवाल में जो कांड हुआ, क्यों हुआ? सचिन और गौरव, दो भाई, अपनी बहनों के असमत की रक्षा करने के लिए जब वहाँ गए तो उनको पीट पीट करके खास समुदाय के लोगों ने मार डाला, और उनकी FIR दर्ज अखिलेश यादव सरकार ने नहीं करी। तो वहाँ लोगों के अंदर आक्रोश जगा। जब आक्रोश जगा तो वो दंगे का रूप लिया गया। लेकिन दंगा होने के बाद भी जब वहाँ पूरे जो हमारे राष्ट्रभक्त जाग गए और उन दंगाइयों को मुजफ्फरनगर के टेंट के अंदर रहने में मजबूर कर दिया, जबकि उसमें आजम खान और एक हमारे यहाँ के पड़ोस के ही एक मंत्री रहे थे, उन्होंने पूरा अपना प्रपंच किया कि भाई एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जा रही थी वहाँ पे। बहुत लंबा इतिहास है, आप देखेंगे तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस जालीदार टोपी की, फिर वही बात करूँगा, चौखानेदार चादर लगा के आजम खान को बगल में बिठा के, यानी मेरा मुंसिफी मेरा कातिल है भाई, तुम ही दंगा करवा रहे हो और तुम ही वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो। तो आप अब बताइए ना कि, और इतना बड़ा प्रदेश है, ये छोटी मोटी लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई झगड़े की चीज़ें तो आती हैं, लेकिन दंगे की कहीं अभी तक जो सांप्रदायिक दंगा है वो अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, अभी आपने कहा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता खुश है भाजपा के कार्यकाल में और भाजपा के कार्यकल्पों से जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जनता खुश है। तो इस बात का मतलब क्या है कि लोकसभा में इस बार ऐसा क्यों देखना पड़ा कि जीतने के बाद भी मतलब आप लोगों को ऐसा लगा कि हम हार गए, या किस, और दूसरे जो लोग हैं वो थोड़ी सीट आने के बाद ही इतने मतलब उत्साहित हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकसभा की जो सीटों की आप बात कर रहे हैं वो सीटें हमारी अपेक्षा के अनुरूप कम अवश्य आई हैं, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले बढ़ा है। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उस वोट परसेंटेज के बढ़ने से हम लोग संतुष्ट हैं। हमारी सीट कम क्यों आई है, 20, 25, 30 सीट जो कम आई हैं, हमने उसके लिए अपने अंदर पूरा का पूरा एक सिस्टम बना के मंथन किया है कि भाई हमारी सीटें कम क्यों आई हैं। उसमें बहुत सारे कारण हैं उसके। कहीं हमारे लोग इतने उत्साहित हो गए कि वोट डालने ही नहीं गए। कुछ हमारे जो भाई बंधु हैं जो जिन्हें लॉलीपॉप दे के खटाखट वाली जैसी चीज़ों में बहका लिया गया। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय जो 2027 का भी चुनाव आएगा और अभी भी 9 सीटों पर जो उपचुनाव चल रहा है, इनमें भी आप देखना प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है। और बाकी अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उनमें आप रिजल्ट देखेंगे। अभी हरियाणा हम जीत के आए हैं उस चुनाव के बाद में भी, तो वो जो सीटें कम रह गई हैं उसका आकलन चल रहा है। और लगभग हम क्योंकि हम लोग तो सीखते भी हैं। या तो अच्छा, मेरा आखिरी सवाल और अहम सवाल है, जो इसमें कुछ बताया जा रहा है कि जो लोकसभा जो कम आई हैं सीट या इस तरह का देखना पड़ा यूपी में ख़ास तौर से, तो इसमें माना जा रहा है तो टिकट बंटवारे को भी माना जा रहा है, दूसरा राजपूतों की नाराज़गी भी इसमें कुछ सामने आई है। तो क्या समझ रहे हैं अभी उपचुनाव में भी जैसे राजपूत हैं तो नाराज़ रहेंगे या क्या है? इस पर क्या दो सवाल हैं मेरे, दोनों पर ज़रा सूक्ष्म में जवाब दीजिए। देखिए, ये भी एक ख़ास किस्म के लोगों का, ये वही लोग हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। ये वही लोग हैं जब याकूब मेमन को फांसी पे चढ़ाया जाता था तो रातों रात वकीलों की फ़ौज इकट्ठा कर देते थे। बाटला हाउस के एनकाउंटर पर जो सवाल उठाते थे, ये उन्हीं फ़ौज का एक नरेटिव टूलकिट का एक एजेंडा है कि जो इस प्रकार की बात बना रहे हैं। आपने सुना होगा, ये इन्हीं लोगों के द्वारा ऐसा मुख्यमंत्री जो अपना 13वीं संस्कार करने के बाद में सांस्कारिक बंधनों को तोड़ करके एक संत का रूप जिसने धारण किया, उनका नाम भी ये अजय बिष्ट लेकर के पुकारते हैं।
ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अयोध्या जी में जब रामचंद्र जी लंका पे विजय प्राप्त करके आ गए थे तो उन पर भी आरोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे राजपूत भाई छोड़िए, ये अलग अलग तरीके से समीकरण बनाते हैं। पूरा राजपूत समाज, अब मैं बिरादरियों की बात तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि ये 2014 से पहले हुआ करता था। अब आज एक जगह मंच पर मैंने ये बताया भी था कि भाई ये नैरेटिव अलग अलग जातियों के समीकरण जो बनाए जाते थे, टीवी डिबेट्स में भी यही कहते थे कि भाई राजपूतों की संख्या इतने % है, ब्राह्मणों की संख्या ये % है और मुसलमानों की संख्या इकट्ठी बताई जाती थी। भाई मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिया कितने % हैं, सुन्नी कितने % है, रांगड़ कितने %? महाराज जी, मेरा आप या तो मैं सवाल को मेरे घुमा रहे हैं आप, या मैं पूछ नहीं पा रहा या आप समझा नहीं पा रहे। मेरा मतलब है कि मैंने भी 2 सवाल किए, इस सवाल का भी जवाब नहीं आया। एक तो इसमें टिकट बंटवारे का भी बताया जा रहा है, दूसरा राजपूतों की लड़ाई के मतलब नाराज़गी के बारे में। तो ये बताइए कि इससे क्या राजपूतों की लड़ाई थी भाजपा की, या किस तरह से क्यों ऐसा मामला हुआ और अब क्या स्थिति है, ये है मेरा सवाल। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये उनका नैरेटिव है। ये उनका नैरेटिव है कि किस प्रकार राजपूत समाज को, जो देश की हमारी एक लड़ाका कौम रही है, जिन्होंने अपने देश के लिए समय समय पे अपने प्राणों का भी योगदान दिया है सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो वो ऐसे संत को, योगी जी को, जो स्वयं, अगर इनकी बात में मानूं, अजय सिंह बिष्ट ये जो नाम लेते हैं, मैं उनको किसी जाति में नहीं बांटना चाहता, लेकिन मैं इन्हीं के नैरेटिव को मानूं तो वो कौन है? माननीय राजनाथ सिंह जी देश की पूरे की रक्षा कर रहे हैं, वो आप बताइए वो कौन है? जनरल विपिन रावत कौन थे? ये कौन थे बताइए ना? हमारे CDS रहे ये कौन से समाज से आते हैं ये? लेकिन ये नैरेटिव हमको आधा गिलास खाली दिखाने की जो कोशिश की जा रही है मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण सनातन को, सारे देशवासियों को, सारे राष्ट्रभक्तों को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके उस नैरेटिव में ना बचें। अब जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो बोला भाई ब्राह्मणों के विरोधी हैं ये, किसी खास बिरादरी के का नाम कोई बदमाश मारा जाता है तो वो उसके विरोधी हैं, अतीक अहमद मारा जाता है तो ये बोलते हैं कि मुसलमानों के विरोधी हैं, मुख्तार अंसारी की हत्या वह जेल में हो गई, मर गए, क्या हो गया, ये तो जांच का विषय है, तो ये मुसलमान के विरोधी हो गए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नैरेटिव है उनका। रही बात टिकट बंटवारे की, देखिए 10 लोग हमारी पार्टी के अंदर इतने सक्षम लोग हैं, इतने सक्षम कार्यकर्ता हैं कि वो टिकट मांगने के लिए अपने आप को परिपक्व समझते हैं, लेकिन जब 100 लोग कहीं टिकट मांग रहे होंगे तो एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, तो 99 लोगों का समायोजन सरकार हमारी पार्टी हमारी करती है। तो ये केवल इन लोगों का कि भाई इनको 99 उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करके ये इन प्रकरण इस प्रकार के प्रपंच बना के कैसे ही कि जनता में ये मैसेज जाए कि योगी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उस बात को साइड करके ये इस प्रकार के प्रोपेगेंडा लेके आते हैं। ये इन प्रोपेगेंडाओं से जनता अब ऊब चुकी है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और, अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है यूपी में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितनी सीट आप जीत रहे मान रहे हैं अपने आप? क्लीन स्वीप, ये क्लीन स्वीप का चुनाव है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, दूसरे राज्य जो झारखंड में भी हो रहा है वहाँ भी हमारी सरकार बनने जा रही है, और 9 की 9 सीट पे क्लीन स्वीप। मेरी बात नोट करके रख लो, लिख के दे जाता हूँ, क्लीन स्वीप होगा। करहल में भी अपनी सीट माननीय अखिलेश यादव जी नहीं बचा पाएंगे। जो PDA की जो बात कर रहे हैं उन्होंने अपने किसी भाई बंदी को ये टिकट दे दिया है कि जनता अब अपने बीच के नेता पैदा करना चाहती है, बीच के लोगों को देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का समय है और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही विनती सब लोगों से करना चाहता हूं कि वोट करने अवश्य जाएं, क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़ना राष्ट्र का जो निर्माण है उसमें एक बहुत बड़ा भागीदारी का काम करेगा। धन्यवाद भारत जी। अब दोबारा एक बार हम फिर चर्चा करेंगे आपसे। ये थे भारत शर्मा, जो इंजीनियर हैं और राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। इन्होंने तमाम तरह की सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। बहरहाल इन्होंने 9 सीटों का जो बात कही है, 9 सीटों में क्लीन स्वीप होने जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये कितनी सीट जीत पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बयां कर पाएगा। गाजियाबाद से तेजस न्यूज़ के लिए तेजस चौहान।